हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। डेट है आज की 25 अक्टूबर 2022 एंड आप सभी का स्वागत है आज के एडिटोरियल डिस्कशन में। देखिए, आज जो द हिंदू है उसका तो न्यूज़पेपर आज नहीं प्रिंट हुआ है, बट कहीं ना कहीं और हमारे पास इंडियन एक्सप्रेस हो गया या बाकी और न्यूज़पेपर में से कुछ ना कुछ ऐसे एडिटोरियल्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो उनको आज हम समझने की कोशिश करेंगे। एंड आज हम टोटल 3 एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। पहला एडिटोरियल है ऑयल एंड डॉलर से संबंधित। देखो, दोनों को ही ना हम पिछले कुछ टाइम से फॉलो भी कर रहे हैं। ऑयल के रिगार्डिंग कुछ फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिल रही है, डॉलर के रिगार्डिंग कुछ चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, तो इनको जरा समझने की कोशिश करेंगे। एंड इंडिया के लिए क्या ये चुनौती पेश कर सकते हैं उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा एडिटोरियल है हमारा कॉफी से संबंधित। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना, इसको भी देखेंगे। एंड तीसरी चीज, डी नोटिफाइड ट्राइब्स के बारे में थोड़ा देखेंगे, क्या क्या गवर्नमेंट ने इनके लिए क्या प्रोविजंस करी हैं, क्या ये चैलेंजेस फेस करते हैं, उन सभी को समझने की आज हम कोशिश करेंगे। उससे पहले आज की कोट ऑफ द डे देखिए। आज की कोट ऑफ द डे है, इंफॉर्मेशन इज द करेंसी ऑफ डेमोक्रेसी। ये बात बोली गई है थॉमस जेफरसन जी के द्वारा। देखिए, ये थॉमस जेफरसन ये थर्ड प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। एंड इन्होंने काफी इंपॉर्टेंट बात बोली है। देखिए, स्पेशली आज के टाइम की अगर मैं बात करूं तो इन्फॉर्मेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल बन चुका है। चाहे आप बात कर लो राइट टू इन्फॉर्मेशन आरटीआई की। आरटीआई के आने के बाद आप देख भी रहे हो किस तरह से हमारी जो गवर्नेंस सिस्टम था उसमें कितने ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। उसके साथ ही साथ अकाउंटेबिलिटी एज वेल एज ट्रांसपेरेंसी के लिए इंफॉर्मेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर देखो आपको चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन होगी तभी तो आप अपने जो गवर्नेंस के रिगार्डिंग जितने जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उनको कहीं ना कहीं अकाउंटेबल और ट्रांसपेरेंट रख पाओगे। बिल्कुल। उसके साथ ही आजकल टाइम देखो ई गवर्नेंस का आ चुका है, तो डिजिटल माध्यम के थ्रू हमें इंफॉर्मेशन का एक्सेस थोड़ा आसानी से हो सकता है, और जो भी करप्शन हो गया या फिर लीकेजेस रिगार्डिंग चीजें थी उनको हम थोड़ा कम कर सकते हैं। बट उसके पहले जरूरत क्या है? इंफॉर्मेशन के एक्सेस की। इवन देखो, पार्लियामेंट की मैं अगर मैं बात करूं तो पार्लियामेंट के अंदर आपको जैसे क्वेश्चन आवर देखने को मिलता है या फिर अलग अलग एडजॉर्नमेंट मोशंस देखने को मिलते हैं। ये तभी पॉसिबल है ना अगर हमारे पार्लियामेंटेरियंस के पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन होगी, राइट। तो एक तरह से बोल सकते हो कि आज के टाइम पे इंफॉर्मेशन का एक बहुत ही क्रिटिकल रोल बनता जा रहा है। एंड इवन फंड्स के मिसयूज को प्रिवेंट करने के अंदर, ठीक है ना। आजकल सोशल ऑडिट की बातें हम करते हैं, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इफेक्टिव तभी बन सकती हैं जब इंफॉर्मेशन का प्रॉपर एक्सेस होगा। तो इस तरह की कोड्स आप अपनी चाहे एसेज हो गया या फिर जनरल स्टडीज पेपर 4 एथिक्स के अंदर डेफिनेटली यूज कर सकते हो। चलते हैं हमारे पहले एडिटोरियल की तरफ। देखो, पहला एडिटोरियल है ऑयल एंड द डॉलर और किस तरह से इंडिया के लिए दो मेजर चैलेंजेस पोज करते हैं, और ये आप रिलेट कर सकते हो जनरल स्टडीज पेपर 3 के इस कंपोनेंट के साथ। देखिए, इशू क्या है आज के टाइम पे, ऑयल एंड डॉलर सबसे मेजर इशू बने हुए हैं। रीजन क्या है? रीजन देखो है इसके पीछे की वॉलेटिलिटी या फिर फ्लक्चुएशंस। देखो, आप लोगों ने भी सुना होगा कि ऑयल के जो दाम है बहुत तेजी से ऊपर जा रहे हैं, कभी नीचे आ जाते हैं फिर ऊपर आ रहे हैं। इवन देखो, जैसे रशिया यूक्रेन का क्राइसिस जैसे स्टार्ट हुआ, पहले बहुत तेजी से ही ऊपर चले गए, फिर थोड़े से कम हुए, फिर बढ़ गए, फिर कम हुए। इस तरह से क्या देखने को मिल रही है? वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। उसी तरह से आप देख लो डॉलर, आपने देखने को मिल रहा है आजकल $1 इक्वल टू 82 83 इस तरह से चल रहा है। कभी अचानक से 80 से नीचे भी आया था, फिर ये ऊपर चला गया। तो इस तरह की जो फ्लक्चुएशंस हो रही हैं, इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया में पड़ रहा है, ठीक है। इंडिया भी इससे कोई ज़्यादा दूर बच नहीं पाया, एक तरह से कह लो। तो हुआ क्या है, आरबीआई और गवर्नमेंट को बहुत ही ज़्यादा काम करना पड़ रहा है ताकि इस चीज़ के जो इम्पैक्ट हैं, चाहे आप ऑयल की बात कर लीजिए चाहे आप डॉलर की बात कर लीजिए, इसके इम्पैक्ट को कम करना काफ़ी डिफिकल्ट हुआ पड़ा है। देखो, जो अगर मैं बात करूं क्रूड ऑयल के प्राइसेस की, तो ये जो फ्लक्चुएशंस की मैं बात कर रहा था, पहले ये $120 मार्क को भी क्रॉस कर गया था। फिर हमें लगा था कि $150 को भी क्रॉस कर देगा, बट कुछ वजह से ये थोड़ा नीचे आ गया। एंड अभी ये 90s के अराउंड चल रहा है, ठीक है, 92 93 इस तरह से थोड़ा बहुत ये ऊपर नीचे होता रहता है। पर अभी तो देखो, चलो 92 93 जो भी है अभी थोड़ा कम है, पर कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में क्या आने वाली है? द विंटर इज कमिंग। बिल्कुल। तो विंटर में होगा क्या? जो हमारा यूरोप है, यूरोप को काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है जैसे नेचुरल गैस की। पर रशिया के साथ थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा है, तो रशिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट की वजह से क्या है, जो नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन है उसकी जो रेगुलर सप्लाई है वो थोड़ी कट हो चुकी है, ठीक है ना। इस वजह से डिपेंडेंस किसके ऊपर आ चुकी है? डिपेंडेंस आ चुकी है एक तो कोल के ऊपर और दूसरी आ चुकी है ऑयल के ऊपर। तो यूरोप इन दोनों की चीजों के ऊपर डिपेंड होने वाला है। अब देखो होने क्या वाला है, ऑयल एज वेल एज कोल की डिमांड बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। और सप्लाई का क्या सीन है?
सप्लाई एक्चुअल में कम होने वाली है। क्यों? क्योंकि ओपेक ने क्या बोला है कि वो सप्लाई को कम करने वाले हैं। तो देखो मुझे सिंपल सी बात बताओ, डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई कम हो रही है, होगा क्या? ऑब्वियसली बात है ना कि ऑयल के प्राइसेस फ्यूचर में क्या होंगे? ऑब्वियसली बढ़ जाएंगे। तो यही इशू एक मेजर बना हुआ है इंडिया के सामने। अब देखो ये वाले जो इश्यूज हैं, जैसे बात कर रहे थे ऑयल के प्राइसेस की, इसका इंडिया पे ज्यादा कंट्रोल नहीं है। एज इन इंडिया कंट्रोल नहीं ना कर रहा है ऑयल के प्राइस कम होंगे ज्यादा होंगे। तो काफी ये क्या है, एक्सटर्नल है। तो इंडिया इसके रिगार्डिंग ना बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं सकता। बस हमें अपनी पॉलिसीज को उस हिसाब से अलाइन करना होगा कि अगर मान लीजिए क्रूड ऑयल के प्राइस बहुत तेजी से ऊपर भी बढ़ते हैं तो इंडिया कैसे उसको मैनेज करे, ये चीजें हमें देखने की जरूरत है। एट द सेम टाइम देखो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि नियरली 80 से 85% जो हमारी ऑयल रिक्वायरमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं कैसे पूरी होती हैं, इंपोर्ट के थ्रू। और इंपोर्ट के अंदर अगर बात करूं ऑयल का, तो नियरली 33% ना हमारा कहाँ से आता है, हमारा 33% जो इंपोर्ट करवाते हैं उसका 33% ऑयल का आता है। तो कुछ भी अगर ऑयल में चेंजेस आएंगे तो ओवरऑल इंडिया का इंपोर्ट बिल बढ़ेगा। द आंसर इज यस, बिल्कुल बढ़ेगा। एंड उस बेसिस पे इंपोर्ट्स बढ़ गए, एक्सपोर्ट शायद कम है। ठीक है ना? तो होगा क्या, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट एज वेल एज ट्रेड डेफिसिट और बढ़ जाएगा। देखो पहले ही हमारा जैसे अगर 6 महीने की बात करें पहले हाफ की, तो $150 बिलियन तो हमारा ट्रेड डेफिसिट वैसे ही है। अगर इसी तरह से चलता रहा तो $300 बिलियन हो जाएगा साल का। पर कहीं ना कहीं अगर ये ऑयल के प्राइस और बढ़े तो शायद ये $300 बिलियन को भी क्रॉस कर जाएगा, इसका साल का हमारा जो ट्रेड डेफिसिट था। ऑन द अदर हैंड बात करें, देखो एक्सपोर्ट्स की बात करें तो एक्सपोर्ट्स भी इंडिया के कम हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं कम? देखो इंडिया एक्सपोर्ट करता क्या है, जैसे सॉफ्टवेयर हो गया, रेमिटेंसीज हो गया, ये सारी चीजें हमारे एक्सपोर्ट्स के या डॉलर इसके थ्रू हम कमाते हैं। बिल्कुल। पर इशू क्या आ रहा है, वेस्ट के अंदर क्या आ चुका है, थोड़ा रिसेशन आ गया है या स्लो डाउन चल रहा है। बिल्कुल। अब वहां की कंट्रीज ज्यादा कमाई नहीं कर रही, तो इंडिया के अंदर रेमिटेंसेस कहाँ से आएंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो इंडिया में देखो एक्सपोर्ट हो नहीं रहे या कम हो रहे हैं, इंपोर्ट बढ़ते जा रहे हैं। आ गई ना सिचुएशन, क्राइसिस की सिचुएशन। बिल्कुल। इसी वजह से राइटर क्या बात कर रहे हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम आ सकती है यहाँ पे फ्यूचर के अंदर। ठीक है? और ये कितनी स्वेयर होगी हमारी बैलेंस ऑफ प्रॉब्लम, ये डिपेंड करेगा कि ऑयल के दाम कितने महंगे होते हैं। ठीक है? क्या 100 होते हैं, 120 होते हैं, उस बेसिस पे डिपेंड करेगा कितनी मेजर इशू इंडिया में हमें देखने को मिलेगा। आरबीआई ने क्या अज्यूम किया है, आरबीआई अज्यूम करके चल रहा है कि $100 पर बैरल के आसपास होंगे, जो कि ठीक है। पर अगर कहीं ना कहीं इससे भी बियॉन्ड जाते हैं इसके प्राइजेस, तो मेजर इशू इंडिया को देखने को मिलेगा। उसके साथ ही देखो जैसे एविएशन टर्बाइन फ्यूल हो गया, एटीएफ का मतलब एविएशन टर्बाइन फ्यूल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो ये सारी चीजें जो हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है, ये क्या है, ये कहीं ना कहीं इनके दाम कौन डिसाइड करता है, इनके दाम मार्केट के हिसाब से मेजरली डिसाइड किए जाते हैं। थोड़ा बहुत होता है गवर्नमेंट का कंट्रोल, ऐसा नहीं है। ठीक है ना? बट अगर मैं बात करूं जो पेट्रोल एंड डीजल की, यहां पर गवर्नमेंट के रिगार्डिंग मेजर इशू फेस हो रहा है। क्यों फेस हो रहा है? देखो आप एक चीज नोटिस करो, मान लीजिए ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए। अब क्या कर सकती है गवर्नमेंट? या तो ऐसा कर सकती है कि जो हमारा फाइनल कस्टमर है उसके ऊपर इंपैक्ट आए, या फिर हो सकता है कि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं वो इसका इंपैक्ट अपने ऊपर बियर करें। मतलब कि ऑयल के दाम महंगे हो गए पर कस्टमर को हम नहीं चाहते महंगे दाम देना, तो क्या करेंगे, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो है वो अपना प्रॉफिट इनको कम करना पड़ेगा। उस वजह से इनको क्या होगा, लॉस फेस हो जाएगा। ठीक है ना? या फिर और क्या हो सकता है, और ये चीज हो सकती है कि थोड़ा गवर्नमेंट के रिगार्डिंग कुछ इश्यूज हो। ठीक है? तो ये हमें काफी मेजरली देखना पड़ेगा कि ऑयल के प्राइस अगर बढ़ेंगे तो उसका इंपैक्ट किसके ऊपर पड़ना चाहिए, क्या कस्टमर के ऊपर, क्या गवर्नमेंट के ऊपर, या फिर जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है। तो ये भी एक मेजर कंसर्न हो जाता है। उसी तरह से जैसे हमारी केमिकल इंडस्ट्री होगी, प्लास्टिक इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर हो गया, यहाँ पर ऑयल की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है। ठीक है ना? यहाँ पे ऑयल बहुत ज्यादा चाहिए। अब सोचो अगर इन पर्टिकुलर चीजों के कॉरस्पॉन्डिंग केमिकल, प्लास्टिक, फर्टिलाइजर, इनको इसकी रिक्वायरमेंट बहुत जरूरी है। मतलब ये एक इंपॉर्टेंट इनपुट है इन सभी इंडस्ट्रीज के लिए। तो अगर ऑयल के दाम बढ़े तो इनकी इनपुट कॉस्ट बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। और इनपुट कॉस्ट बढ़ेगी तो क्या होगा, कमाई उतनी हुई है। ठीक है ना? आउटपुट उतना ही है, या फिर आउटपुट जो बेसिकली रेवेन्यू है वो उतना ही है, पर इनकी जो कॉस्ट है चीज को बनाने की वो बढ़ती जा रही है। तो ये सारी कंपनीज को क्या होगा, लॉसेस फेस होंगे, बिल्कुल होंगे। या दूसरी चीज ये क्या कर सकते हैं कि जो फाइनल कस्टमर है उसको बोलें कि नहीं, हमारे तेल महंगा हो रहा है तो आपको ज्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे। तो कस्टमर के ऊपर इंपैक्ट आ गया। तो इंपैक्ट, ये जो चीजें बढ़ रही हैं इसका किसी ना किसी के ऊपर तो इंपैक्ट आना ही है, चाहे वो कंपनीज हैं या फिर लोग हैं उनके ऊपर। तो हर चीज महंगी होने के बहुत ज्यादा फ्यूचर के अंदर पॉसिबिलिटीज रहती ही रहती हैं। एक चीज और यहाँ पर राइटर क्या बात कर रहे हैं,
देखो पहले ना मैं आपको एक्चुअल में समझा देता हूँ कि जैसे मान लो पेट्रोल हो गया या डीजल हो गया, उसके प्राइसेस कैसे डिटरमिन किए जाते हैं, फिर आते हैं स्लाइड के ऊपर। जैसे एग्जांपल सोचो, ठीक है, डोंट कंसिडर दीज नंबर्स, ये नंबर्स ऐसे ही हैं, ठीक है, पुराने नंबर्स हैं, बट पॉइंट समझने की कोशिश करना कि हम पेट्रोल का प्राइस बनता कैसे है। जैसे मान लो अभी $65 है मान लो पर बैरल इसका क्रूड ऑयल की कॉस्ट। फिर होगा क्या, कुछ रिफाइनरी ट्रांसफर प्राइस होगा, यानी कि पहले मान लो ₹26 था, इन्होंने थोड़ा सा ट्रांसफर प्राइस लिया तो ₹26.86 हो गया। ठीक है, फिर डीलर के पास जाएगा, ₹29 हो गया। फिर यहां पर एक्चुअल में क्या हो रहा है, यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल आता है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, कुछ टैक्स लगाएगी, यानी कि क्या लगाएगी, एक्साइज ड्यूटी। और ये कैसे होता है, ये डिटरमिन होता है लीटर के हिसाब से। मतलब इन्होंने एक नंबर दे दिया कि हर लीटर के हिसाब से ₹21 किसके पास जाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो यहां पर जो प्राइस ₹29 था ना, उसके ऊपर ₹21 का टैक्स किसने ले लिया, गवर्नमेंट ने ले लिया। कौन सी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो प्राइस क्या बन गया तेल का, वो बन गया ₹51। ठीक है ना, डेटा ये ध्यान रखना, मैंने क्या बोला, ये फिक्स्ड है, ये फिक्स है, ऐसा कोई परसेंटेज टर्म्स में नहीं है। ये ₹21 पर लीटर ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, ये एग्जाम्पल है सिर्फ। ठीक है, तो ₹51 हो गया प्राइस इसका। फिर ये डीलर का मार्जिन आया, जो अलग अलग बीच में मिडल मैन है उनकी बात कर रहे हैं। फिर आती है बारी किसकी, फिर बारी आती है स्टेट गवर्नमेंट की। अब देखो स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, स्टेट गवर्नमेंट ना जो टैक्स लगाती है वो लगाती है वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। और ये कैसे लगता है, ये लगता है परसेंटेज के हिसाब से। जैसे ये देखो, ये यहाँ पर प्राइस क्या था, ₹53.66। इसके ऊपर 27% का टैक्स लगाया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो वो कितना हो जाएगा, 27%, 53.66 का, वो हो जाएगा ₹14। और इन दी एंड वो प्राइस बन गया 68। समझ आया। तो फाइनल प्राइस इस हिसाब से हमें डिटरमिन होता है पेट्रोल का। यहाँ पे दो चीजें हमें ध्यान में देनी है। पहला बात, सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्स लगा रहा है वो लगा रहा है एक पर्टिकुलर नंबर, ठीक है ना, एक्साइज ड्यूटी वो पर्टिकुलर होती है कि हाँ ₹21 पर लीटर। पर जो स्टेट गवर्नमेंट लगाता है वो आता है परसेंटेज के फॉर्म में, ठीक है ना। ये जो प्राइस है ना, इसका परसेंटेज कुछ लगाया जाएगा। तो इस तरह से डिटरमिन किया जाता है ये चीज। अब यहाँ पर राइटर क्या बात कर रहे हैं, जैसे राइटर ये बात कर रहे हैं कि देखो सेंट्रल गवर्नमेंट को ना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अगर प्राइस बढ़ते हैं नहीं बढ़ते। क्यों, क्योंकि उन्होंने तो ये लिख रखा है ना कि हम ₹21 पर लीटर टैक्स लेंगे। ठीक है, अब प्राइस जितना मर्जी हो तेल का, चाहे ₹100 हो, ₹120 हो, इन्होंने तो ₹21 पर लीटर ही लेने हैं। फर्क किसको पड़ेगा, फर्क पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट को। क्यों फर्क पड़ेगा, मान लो जैसे यहाँ पे ₹53 था, इस 53 का आप 27% लोगे तो वो ₹14 आता है। ये ₹14 किसको गए, स्टेट गवर्नमेंट को गए। ऑन द अदर हैंड मान लो ये 53 की जगह ये प्राइस कितना हो जाए, मान लो 70 हो जाए, एग्जाम्पल समझ रहे हैं। अब 70 के ऊपर वो क्या लेंगे, 27% लेंगे। अब यहाँ पर इनको कितना टैक्स मिलेगा, आई थिंक ये ₹18 मिल जाएगा। तो यहाँ फायदा किसका हुआ, पहले ₹14 टैक्स मिल रहा था, अब ₹18 मिल रहा है। तो स्टेट गवर्नमेंट को फायदा हुआ या नहीं हुआ, द आंसर इज यस, फायदा हुआ। क्यों, क्योंकि ये प्राइस बढ़ गया ना, तो उनका परसेंटेज के हिसाब से उनकी वैल्यू बढ़ गई। अब यही बात यहाँ पे राइटर बात कर रहे हैं कि अगर ऑयल के दाम बढ़ते हैं उसका फायदा किसको होगा, स्टेट गवर्नमेंट को, क्योंकि उनके वैट कलेक्शन बढ़ जाएंगे, क्योंकि परसेंटेज टर्म्स में उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी। सेंटर को ज्यादा नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो फिक्स रेट ले रहे थे, जैसा यहाँ पे मैंने आपको बताया ₹21। ठीक है, तो ये सारे इश्यूज यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। एक मुद्दा और है, अब देखो ऐसे केस में क्या होता है कि जैसे अचानक से क्या हो रहा है, हमारे ऑयल के प्राइस बढ़ रहे हैं, क्रूड ऑयल के प्राइस अचानक से बढ़ गए। अब हुआ क्या, इस चीज को क्या बोलते हैं, विंडफॉल। विंडफॉल का मतलब क्या होता है, विंडफॉल का मीनिंग होता है अनएंटिसिपेटेड गेन। मतलब कुछ ऐसा लाभ होना जो आपने सोचा नहीं था। जैसे एग्जांपल सोचो, आपका खेत है, आपके खेत में अचानक एक दिन क्या मिल गया, बहुत सारा गोल्ड मिल गया। अब क्या आपने सोचा था कि मेरे खेत में एक दिन गोल्ड मिल जाएगा और मुझे लाखों करोड़ों रुपए मिल जाएंगे, आंसर इज नो। उसी तरह से होता क्या है, हमारी ये जो क्रूड ऑयल की जो कंपनीज है अलग अलग जो इस पर्टिकुलर चीज में काम करती हैं, उन्होंने भी ना ये एंटिसिपेट नहीं किया था, उन्होंने भी ऐसे सोचा नहीं था कि हमें अचानक से इतना ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। जैसे ऑयल के प्राइस बढ़ेंगे उनको कुछ प्रॉफिट होगा, जो ऑयल रिलेटेड कंपनीज है इंडिया के अंदर, ठीक है, उनको कुछ अचानक से प्रॉफिट होगा। अब अचानक से प्रॉफिट हुआ तो हमारी गवर्नमेंट क्या बोलेगी, आपको प्रॉफिट हुआ ना अचानक से तो मुझे कुछ टैक्स दो। उसी को क्या बोल देंगे, विंडफॉल टैक्स। समझ आया, कि अनएंटिसिपेटेड गेन्स जो कहीं नहीं सोचे थे हमने प्रॉफिट्स, उसके ऊपर प्रॉफिट मिलना, उसके ऊपर टैक्स लगाना इज नोन एज विंडफॉल टैक्स। तो ये चीज यहाँ पे देखने को हमें मिलती है कि गवर्नमेंट, राइटर ये बोल रहे हैं कि जो हमारी कंपनीज हैं उनके ऊपर कुछ गवर्नमेंट विंडफॉल टैक्स भी लगा सकती है, इसके रिगार्डिंग कुछ देख सकती है। उसी तरह से हमारे जो बॉन्ड प्राइजेस हैं और बॉन्ड यील्ड है ये चेंज होंगे। क्यों चेंज होंगे, देखो हो क्या रहा है, ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं,
उससे मार्केट में आ क्या आ रहा है, इन्फ्लेशन आ रहा है। इन्फ्लेशन बढ़ गया तो लोग क्या एक्सपेक्ट करेंगे, लोग यही एक्सपेक्ट करेंगे ना कि जहां पर उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है वो उनको अच्छी रिटर्न दे, ठीक है ना, इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न दे। तो होगा क्या उससे, बॉन्ड प्राइसेस कम हो जाएंगे एंड बॉन्ड यील्ड बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। अगर आपका बॉन्ड यील्ड वाला कंसेप्ट क्लियर है ना तो आप आसानी से समझ जाओगे इस पर्टिकुलर चीज को, ठीक है। तो ये राइटर कुछ हमें चैलेंजेस बता रहे हैं कि अगर इतने सारी चीजें, देखो अनसर्टिनिटी आ गई, कोई चीज ऊपर जा रही है, कोई चीज नीचे जा रही है, हर चीज के हमें रिगार्डिंग कुछ सर्टिनिटी नहीं है। इस सर्टिनिटी से क्या होगा, बहुत सारी वोलेटिलिटी हो गया, मार्केट में समझ नहीं आ रहा क्या चीजें करें क्या चीज नहीं करें। इसके साथ ही साथ दूसरी अनसर्टिनिटी कैसे आ गई, डॉलर की वजह से। वो कैसे, देखो आप देख रहे हो कि डॉलर धीरे धीरे क्या हो रहा है, धीरे धीरे डॉलर स्ट्रांग होता जा रहा है। क्यों, क्योंकि फेड ने क्या कर रही है, फेड जो वहां का सेंट्रल बैंक है यूएस का, उसने रेट हाइक कर रही है, मतलब वो इंक्रीज करते जा रही है रेट्स को वहां पर। इस वजह से डॉलर मजबूत होता जा रहा है, ठीक है ना। बाकी कंट्रीज भी कोशिश कर रही हैं बट बाकी कंट्रीज भी इस पर्टिकुलर चीज में थोड़ा पीछे हैं, ठीक है, उनमें डिफिकल्टी हो रही है अपनी करेंसी को मैनेज करने के अंदर। इंडिया का भी देखो $1 इक्वल टू 83 हो चुका है, तो इंडिया को भी काफी यहाँ पे इश्यूज हो रहे हैं। आरबीआई भी बहुत सारी कोशिश कर रहा है, अलग अलग तरह से उसने अपने डॉलर्स भी अपने फॉरेक्स रिजर्व में से निकाले हैं, बट ये सिर्फ टेम्परेरी चीजें सपोर्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम इस चीज को परमानेंट सोल्यूशन हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे जरूरत क्या है एक तरह से। और देखो एक और इशू यहाँ पे राइटर बात कर रहे हैं, दरअसल में क्या हुआ है कि जो वॉल स्ट्रीट है उनके कॉरस्पॉन्डिंग ना एक बॉन्ड मार्केट होती है, ठीक है ना, इमर्जिंग बॉन्ड मार्केट या इमर्जिंग बॉन्ड इंडेक्स, ठीक है ना, एक इंडेक्स बना रखा है। इस इंडेक्स के अंदर ना इंडिया को पहले सोच रहे थे कि इंडिया को इंक्लूड करने वाले हैं, पर अभी के लिए इन्होंने इंडिया को इंक्लूड नहीं किया है इस पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर। अगर इंडिया को इस पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर इंक्लूड कर लिया होता तो हो सकता था कि हम आसानी से फॉरेन इन्वेस्टर से हमें पैसा मिल जाता, बट ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। इंडिया को इंक्लूड अभी के लिए नहीं किया गया है, और अगर इंडिया को इंक्लूड नहीं किया गया इस पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर, उससे क्या हुआ, नेगेटिव सेंटीमेंट आया ना इंडियन मार्केट के कॉरस्पॉन्डिंग। तो ये सारे इश्यूज भी कहीं ना कहीं इंडिया को थोड़ा एक गलत टेरिटरी में लेके जा रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी थोड़ा खराब सिचुएशन में इस वजह से जा सकती है, ठीक है। और जो जैसे जैसे हमारा रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है, ठीक है, जैसे $1 इक्वल टू 83 हो गया, पहले $1 इक्वल टू 75 था मान लो, तो ये क्या हुआ एक तरह से डेप्रिसिएशन। इसने क्या किया है, इन्फ्लेशन, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन के लिए रिजल्ट किया हुआ है। मतलब महंगाई किसी और वजह से इंडिया में आ रही है, मतलब किसी और कंट्री में कोई इवेंट हुआ, उस वजह से उसका इंपैक्ट किसके ऊपर आया, इंडिया के कॉरस्पॉन्डिंग। ये देखने को मिल रहा है हमें रुपी डेप्रिसिएशन की वजह से, ठीक है। एक्सपोर्ट्स हमारे देखो, जनरली हम ऐसा मानते हैं ना कि जब कोई चीज डेप्रिशिएट होती है तो एक्सपोर्ट्स बढ़ने चाहिए, पर उसके कॉरस्पॉन्डिंग भी हमने देख लिया कि एक्सपोर्ट हमारे बढ़ नहीं रहे, दूसरी कंट्रीज भी साथ ही साथ डिक्लाइन कर रही हैं। इंपोर्ट हमें कहीं ना कहीं देखो चाहिए ही, ठीक है, दूसरी कंट्री से क्रूड ऑयल मंगाना ही है, तो इंपोर्ट्स भी कम नहीं हो रहे। तो काफी मेजर इशू इंडिया के ऊपर यहाँ पे देखने को हमें मिल रहा है, ठीक है ना। इसके साथ ही फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो एफपीआई है, वो अगर मान लो इंडियन मार्केट से पैसा निकलवा रहे हैं, मतलब डॉलर्स अपने निकाल के बाहर लेके जा रहे हैं और इंडिया में पैसा नहीं इन्वेस्ट कर रहे, उससे रुपये के ऊपर और प्रेशर पड़ेगा, ठीक है ना, और जो हमारा रुपी है वो हो सकता है और फर्दर डेप्रिशिएट करता ही जाए, ठीक है ना। बट राइटर ये बात बोल रहे हैं कि देखो ये सारी चीजें इंडिया के एक्सटर्नल है, मतलब इंडिया के बाहर हो रही हैं, इंडिया ज्यादा कुछ इसके कॉरस्पॉन्डिंग कर नहीं सकता। हमें सिर्फ ये कर सकते हैं कि हमारी जो पॉलिसीज हैं वो इस हिसाब से बनाएं ताकि जो एक्सटर्नल शॉक्स आ रहे हैं इंडिया के सामने उसको हम टैकल कर पाए। हम ऐसा थोड़ी है कि क्रूड ऑयल को कुछ कंट्रोल कर सकते हैं समथिंग और अदर, नहीं, पर हम अपनी पॉलिसी जरूर इस हिसाब से बना सकते हैं। आरबीआई कुछ इंटरवेंशन कर सकता है, ठीक है, ऑल्दो उसकी भी कुछ लिमिटेशन है, हम हर चीज नहीं कर सकते, बट डेफिनेटली अगर हमारी कुछ पॉलिसीज इस हिसाब से हों तो हम डेफिनेटली ये जो इश्यूज फेस हो रहे हैं इनको कुछ हद तक हैंडल जरूर कर सकते हैं। ये बात कर रहे हैं यहाँ पे राइटर। तो ये था हमारा पहला एडिटोरियल। चलते हैं दूसरे एडिटोरियल की तरफ, और दूसरा एडिटोरियल हमारा रिलेट करता है कॉफी इंडस्ट्री से संबंधित, और इसको आप जनरल स्टडीज पेपर 3 के इस कंपोनेंट के साथ रिलेट कर सकते हो। देखिए यहाँ पर राइटर बात कर रहे हैं कि जो इंडिया में कॉफी कल्टीवेशन है उसमें काफी पिछले कुछ टाइम के अंदर ना कुछ इश्यूज आ चुके हैं, और इस वजह से वो क्या हो गया है, एक तरह से लॉस मेकिंग इंडस्ट्री बन चुकी है। अब इसको ऐसा क्यों हो गया, इतने इश्यूज क्यों कॉफी इंडस्ट्री हमारे यहाँ फेस करने लगी है, इसको जरा समझने की कोशिश करेंगे। पर उससे पहले जरा जान लेते हैं कि कॉफी के लिए क्या क्या कंडीशंस के चाहिए होती हैं। देखो कॉफी आप जानते हो एक तरह की ट्रॉपिकल प्लांटेशन क्रॉप्स है, बिल्कुल, ठीक है ना। और इसके टेम्परेचर देख लीजिए क्योंकि ये प्रीलिम्स के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। टेम्परेचर 16 से 28 डिग्री के आसपास चाहिए, 150 से 250 सेंटीमीटर रेनफॉल, तो रेनफॉल भी ठीक ठाक चाहिए, बट एट द सेम टाइम
वेल ड्रेन्ड स्लोप्स हो, ऐसा ना हो कि बहुत समय तक वहां पे पानी खड़ा रहे, ठीक है ना। तो हिली स्लोप्स के ऊपर ये काफी अच्छे से ग्रो करेगा 900 से 1800 मीटर की हाइट के कॉरस्पॉन्डिंग। इसके अलावा मैंने बताया ना 16 से 28 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए और ट्रॉपिकल होना चाहिए। तो इस वजह से अगर कुछ टेम्परेचर बहुत कम हो जाए या फ्रॉस्ट हो जाए, ड्राई वेदर, अगर बारिश ना हो, देखो 150 से 250 चाहिए, तो ड्राई वेदर भी इनके लिए काफी हार्मफुल हो सकता है। सनशाइन चाहिए पर ऐसा ना हो कि बहुत ही हार्श सनशाइन हो, तो ये सारी कंडीशन वहां पे हार्मफुल हो सकती हैं, ठीक है। अब इंडिया के अंदर अगर आप नोटिस करो ना, तो जैसे हमारा जो कर्नाटका है वो सबसे मेजर प्रोड्यूसर है। 50% से ज्यादा जो इंडिया के अंदर कॉफी प्रोड्यूस करी जाती है वो कर्नाटका के द्वारा ही प्रोड्यूस करी जाती है। उसके साथ ही साथ केरला और तमिलनाडु एक काफी इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर बनकर आ चुके हैं। इंडिया देखो, वर्ल्ड के अंदर जो टोटल कॉफी है उसका नियरली 4% प्रोड्यूस होता है। वर्ल्ड के अंदर हमारा 6th रैंक है इन ओवरऑल कॉफी प्रोडक्शन, ठीक है जी। इसके साथ ही साथ जो यमन है, ठीक है, यमन से हमारी जो अरेबिका वैरायटी है वो वहां से लेकर आएगी। मैं इसकी थोड़ी आपको कहानी भी बताऊंगा, काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इस चीज के कॉरस्पॉन्डिंग। अब देखो, इंडिया की जो कॉफी की अगर बात करें, तो इंडिया कॉफी काफी हद तक ना एक्सपोर्ट करी जाती है, ठीक है ना। और अभी भी देखो, जैसे फॉर एग्जांपल 4,000 से 5 करोड़, 5,000 करोड़ पहले हमारे यहाँ पे एक्सपोर्ट के थ्रू हम यहाँ पे अर्न किया करते थे। पिछले कुछ समय में हुआ क्या है, या पिछले काफी सालों के अंदर हमने धीरे धीरे क्या किया है, वैल्यू चेन के ऊपर आगे बढ़ते रहे हैं। पहले जैसे मान लो कि सिर्फ कॉफी बीन्स थे, ठीक है ना, फिर बेरीज होगी, इस तरह की बीन्स तक आ गए। उस तरह से पूरी हमने कॉफी की चेन को एक तरह से मूव किया है। तो काफी हमारे फार्मर्स इस चीज में अंदर अंदर धीरे धीरे मूव करते रहे हैं और काफी इंपॉर्टेंट चीज बन चुकी है, राइट। थोड़ा सा अगर मैं आपको देखो हिस्ट्री के अंदर लेके जाऊं, तो हुआ क्या है एक्चुअल में। एक ना कर्नाटका के अंदर जैसे चिकमंगलूर का एरिया है, ठीक है, तो चिकमंगलूर के एरिया के बिल्कुल पास में एक हिल्स है, बाबा बुडान हिल्स या बाबा बुडान गिरी बोलते हैं इनको। देखो एक्चुअल में हुआ क्या, मैं आपको थोड़ा सा अगर बताऊं कि पहले ना जो कॉफी है वो इंडिया में तो स्टार्ट नहीं हुई, ठीक है ना। तो एक पर्सन थे बहुत ही फेमस, बाबा बुडान जी। इन्होंने क्या किया, ये काफी एक सूफी सेंट थे। तो इन्होंने यमन से, एक्चुअल ना पहले जो यमन था ना वो ही ट्रेड के ऊपर कंट्रोल करता था। कॉफी किसके पास जाएगी, कितनी जाएगी, कैसे जाएगी, वो सारी चीजें कंट्रोल यमन के ऊपर ही था। पर बाबा बुडान जी ने क्या किया, एक तरह से बोल लीजिए कि यमन से ना कुछ कॉफी सीड्स को स्मगल कर लिया, ठीक है ना। वो छुपा के ले आए एक तरह से कर्नाटका के अंदर, वो यमन से कुछ कॉफी सीड्स को छुपा के ले आए, और यहाँ पर कर्नाटका के अंदर इस जगह के अंदर उन्होंने आके उन कॉफी सीड्स को आ, उनकी प्लांटेशन एक तरह से स्टार्ट करी। तो वहां से हम एक तरह से मान सकते हैं कि इंडिया के अंदर कॉफी की स्टार्ट हुई। तो इस तरह से इंडिया के अंदर कॉफी स्टार्ट हुई। एंड कॉरस्पॉन्डिंगली फिर बाद में जब ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने कुछ कुछ चीजें करी, उस बेसिस पे इंडिया के अंदर क्या हुआ, हिस्ट्री हमें देखने को मिलती है कॉफी के कॉरस्पॉन्डिंग, राइट। तो ये थी पूरी हिस्ट्री। पर जो मेजर इशू हमें देखना है कि क्या चैलेंजेस फेस किए जाते हैं कॉफी के अंदर, तो पहला इशू है क्लाइमेट चेंज से संबंधित। देखिए, क्लाइमेट चेंज हर चीज को आजकल के टाइम पे ना इम्पैक्ट कर रहा है, और कॉफी भी इससे ना कहीं अछूता नहीं रहा है। अगर हम बात करें इसकी प्रोडक्टिविटी की या इसकी क्वालिटी की, तो ये काफी मेजरली इम्पैक्ट हुई है। याद करो मैंने आपको क्या बताया था, टेम्परेचर कैसा चाहिए, पानी कैसा चाहिए, वो सारी चीजें डिस्कस करी थी। अब क्या आपको एक चीज नहीं पता लग रही, क्लाइमेट चेंज से क्या हो रहा है, ये सारी चीजें इम्पैक्ट हो रही है, नहीं हो रही, बिल्कुल हो रही हैं। टेम्परेचर जो हमें चाहिए था, जो एडुकेट टेम्परेचर था 16 से 28 डिग्री, उसमें कुछ वेरिएशन आ रहे हैं, कभी अचानक से ठंड हो रही है, कभी अचानक से गर्मी हो रही है। जो रेनफॉल थी 150 से 250, वो चीज चाहिए होती है, बट कभी होता क्या है, या तो हार्श रेनफॉल आ जाती है, या बारिश आती ही नहीं, या कई बार फ्लड्स हो जाते हैं, कई बार लैंडस्लाइड जैसी सिचुएशन देखने को मिलती है। उससे होगा क्या, कि कॉफी की प्रोडक्शन उतनी हो पाएगी, आंसर इज नो, ठीक है ना। अगर बात करें कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया की, तो इनके हिसाब से भी क्या है, ठीक है ना, यहाँ पे इनकी प्रोडक्शन नियरली 30% कम है बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन। हैवी हैवी रेन की मैंने आपके साथ बात कर रही थी, ठीक है ना। जुलाई से सितंबर के बीच में जो बहुत सारी बारिश होती है, ये बहुत सारे फ्लड्स आ रहे हैं, उसकी वजह से कुछ ना कुछ डैमेजेस, कुछ इश्यूज हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। इवन ऑन द अदर हैंड ये वेदर के साथ ही अगर लिंक्ड है, कि बहुत सारे जो चेंजेस आ रहे हैं वेदर की वजह से, उसमें क्या हो रहा है, जो पेस्ट है उनके लिए एक ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाता है, और इस तरह की डिजीजेस पेस्ट कॉज कर देते हैं हमारे कॉफी प्लांटेशन को। एंड नए नए जो इश्यूज हैं वो हमें सामने देखने को मिलते हैं। उसके साथ ही देखो, गवर्नमेंट से भी सपोर्ट ना हमें प्रॉपरली नहीं मिल पा रही है। किस वजह से, देखिए, अगर अगर क्लाइमेट चेंज से कहीं ना कहीं हमारे जो फार्मर्स हैं उनको टैकल करना है, तो गवर्नमेंट से उनको कुछ ना कुछ सपोर्ट चाहिए होगी, पर वो नहीं मिल पा रही। तो ये एक दिक्कत आ रही है। उसी तरह से जो कॉफी के प्राइजेस हैं, देखो दो चीजें हो सकती हैं, ये प्राइजेस कितने होने चाहिए कॉफी के, या तो ये प्रोड्यूसर सेटअप करे, प्रोड्यूसर बताए कि कॉफी के कितने प्राइस होने चाहिए, या फिर जो खरीददार है, जो बायर है,
वो डिटरमिन करे। अब कॉफी के केस में ना प्रोड्यूसर डिसाइड नहीं कर रहा कॉफी का प्राइस कितना होगा, ये बायर ड्रिवन मार्केट हो चुकी है। इसका इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा? ये प्रोड्यूसर के ऊपर, ये जो कॉफी फार्मर्स हैं इनके ऊपर, और इनकी सिचुएशन इस टाइम पे काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। उसी तरह से एक्सपोर्ट का इम्पैक्ट भी पड़ता है। देखो, इंडिया एक्चुअल में क्या कर रहा है, 70% इंडिया में जो कॉफी प्रोडक्शन होती है उसको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। पर हो क्या रहा है, बाकी देशों की जो गवर्नमेंट्स हैं वो उनको काफी अच्छे से चीजें प्रोवाइड कर रही है। उनको जो फाइनेंस है वो काफी लो इंटरेस्ट रेट्स पे प्रोवाइड किया जाता है, जैसे मान लो 5%, 6%, 7%, 8%, इस तरह से। पर इंडिया में क्या है, हाई कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग। अगर किसी कॉफी प्रोडक्शन वाले को, कॉफी प्रोड्यूसर को कुछ पैसा भी उधार पे लेना है तो उसको कुछ ना कुछ कोलेटरल देना पड़ता है। और अगर आपके पास कोई कोलेटरल नहीं है तो होगा क्या, आपको ज्यादा इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा, बिल्कुल। तो इंडिया में ना ये 12% भी कहीं ना कहीं पहुंच चुका हुआ है। अब आप एक चीज सोचो, आपको चीजें मिल रही हैं, आपको जो इंटरेस्ट चाहिए था, आपको एक तरह से जो फाइनेंसिंग चाहिए थी वो महंगे रेट पे मिल रही है, उससे होगा क्या, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्ट होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो हमारे जो फार्मर्स जो ऑलरेडी मार्जिनाइज्ड हैं, अगर उनको पैसा ढंग से नहीं मिलेगा तो और वो मार्जिनाइज होते रहेंगे। इसके साथ ही इनपुट्स की कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। एक तो रीजन यही हो गया कि पैसा नहीं है, फिर लोन रीपे करने के लिए हमारे पास उतने फंड्स नहीं है, ठीक है ना। फर्टिलाइजर की कॉस्ट बढ़ चुकी है, एग्रोकेमिकल्स की कॉस्ट बढ़ चुकी है। तो हो क्या रहा है, एक्चुअल में कॉस्ट बढ़ती जा रही है और जो आउटपुट या पैसा आना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा, राइट। तो ये इश्यूज भी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं इन द कॉफी इंडस्ट्री। उसके अलावा एक और चीज है, देखो, इंडियन कॉफी वैसे तो देखो बाकी अलग अलग देशों में जो कॉफी बनाई जाती है उससे काफी अलग है। पर इंडियन कॉफी ना अलग से एक ब्रांड नहीं बन पा रहा, मतलब एक अलग से पहचान नहीं बन पा रही। तो ऐसा जो कहीं ना कहीं सोचा जाता है कि ये अच्छा, ये इंडियन कॉफी है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, एक अच्छे से ब्रांड करके उसको अच्छे से एक्सपेंसिव तरह से, एक तरह से उसको बेचा जा सकता है। बट ऐसा हो नहीं पा रहा, इस वजह से इसको सिर्फ एक फिलर की तरह यूज किया जा रहा है, एक अलग से इसका ब्रांड, हम नीश ब्रांड क्रिएट नहीं कर पा रहे। और इस वजह से यहाँ पे इंडियन कॉफी का एक आइडेंटिटी क्राइसिस भी बन चुका है। उसके साथ ही लेबर चार्जेस बढ़ रहे हैं, ठीक है ना, लेबर कॉस्ट बढ़ रही है। उसका इम्पैक्ट कहाँ पे आएगा, जो कहीं ना कहीं जो फार्मर्स हैं इस चीज में इन्वॉल्व है उनका इनपुट और बढ़ता जाएगा, ठीक है। अगर आप देखो, कंपेयर करो जरा वियतनाम और ब्राजील में, तो लेबर कॉस्ट ना लगभग 25% है टोटल कॉस्ट का। पर इंडिया के केस में कितना है, ये लगभग 65% हो चुका है। समझ रहे हो, तो कितना मेजर इंपैक्ट है ये जो कॉफी ग्रोइंग फार्मर्स हैं उनके ऊपर पड़ रहा है। साथ ही साथ टोपोग्राफी हो गया, हार्ड टेरेन हो गया, ये भी नेगेटिवली इसको इम्पैक्ट कर रहे हैं। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको कंडीशंस बता दी थी, तो वो कंडीशंस के अगेंस्ट जा रहे हैं, चाहे टेम्परेचर देख लो, चाहे रेनफॉल देख लो, चाहे टेरेन किस तरह से होगा, वो सारी चीजें। इसके साथ ही इरिगेशन, इसको भी थोड़ा अपना इसके साथ ही रिलेट करो। क्लाइमेट चेंज में जो चेंजेस आ रहे हैं उसकी वजह से क्या हो रहा है, प्रॉपर इरिगेशन नहीं मिल पा रहा, ठीक है, प्रॉपर रेनफॉल नहीं है, तो उस वजह से हमें इरिगेशन पे ऊपर डिपेंड होना पड़ रहा है। इसके साथ ही इरिगेशन इस वजह से भी एक्सपेंसिव है क्योंकि डीजल की इंडिया में कॉस्ट हाई है। अब अगर डीजल यूज कर रहे हो आप कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी के लिए या फिर इरिगेशन के लिए, उससे क्या इम्पैक्ट होगा, आपकी कॉस्ट और बढ़ती जा रही है। तो देख रहे हो कितने सारे फैक्टर्स थे जिन्होंने भाई हमें ये बताने हैं कि इनपुट कॉस्ट बढ़ती जा रही है, जो आउटपुट इनका आना चाहिए या प्रोडक्शन होनी चाहिए वो कम हो रही है। तो ऑब्वियसली जब ऐसी सिचुएशन हो रही है, आपका बिजनेस बिजनेस की कॉस्ट बढ़ती जा रही है और आपका आउटपुट कम आ रहा है, आपका सिचुएशन खराब होनी ही होनी है, ठीक है ना। माइग्रेंट लेबर भी थोड़ी अनस्किल्ड है, ये भी नेगेटिवली इसको इम्पैक्ट किया हुआ है। तो अगर इतने सारे इश्यूज हैं तो उनको ठीक कैसे किया जाए? पहली बात यहाँ पे राइटर बात कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ हमें ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू इनके लिए ढूंढने पड़ेंगे जो हमारे फार्मर्स हैं। इसके साथ ही इंडियन कॉफी की ब्रांडिंग बेटर करनी होगी। मैंने बताया था ना कि इंडियन कॉफी एक तरह से आइडेंटिटी क्राइसिस फेस कर रही है, तो उसको हमें टैकल करना होगा। साथ ही साथ इंटरक्रॉपिंग के थ्रू हम एडिशनल रेवेन्यू स्ट्रीम्स को जनरेट कर सकते हैं, जैसे कि एक्सोटिक फ्रूट ब्रीडिंग, ठीक है ना, फिश फार्मिंग के अंदर फार्मर्स जा सकते हैं, डेयरी फार्मिंग। तो एक तरह से अपने आप को क्या कर सकते हैं, डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल भी आए हुए हैं, जैसे चिकमंगलूर के अंदर एवोकाडोस को ग्रो किया जा रहा है, ऑरेंजेस, गावा, इस तरह की चीजें। और यहाँ पर ऐसा देखा गया है कि जिन फार्मर्स ने इन चीजों को ग्रो किया है उनकी इनकम सब्सटेंशियली इंप्रूव भी हुई है। गवर्नमेंट भी अगर इस चीज में थोड़ा इसको प्रमोट करे तो ये चीज भी हो सकती है। उसके अलावा हमारी गवर्नमेंट के द्वारा न्यू कॉफी बिल भी लेकर आया गया है। अगर इस न्यू कॉफी बिल को हम अच्छे से इंप्लीमेंट करें तो ये सारे इश्यूज भी जो हमें कॉफी के रिगार्डिंग देखने को मिले हैं इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो राइटर यही बात कर रहे हैं कि देखो, इंडस्ट्री के रिगार्डिंग इश्यूज बहुत सारे हैं, और हमें एक तरह से अगर हम ना हॉलिस्टिक एफर्ट करें तो नियरली जो 4 लाख कॉफी ग्रोअर्स हैं उनके ऊपर जो इस चीज का इम्पैक्ट पड़ रहा है, इस इम्पैक्ट को हम मिनिमाइज कर सकते हैं, एंड साथ ही साथ उनकी सिचुएशन को थोड़ा हम बेहतर भी बना सकते हैं। तो ये था होगा हमारा सेकेंड एडिटोरियल। चलते हैं तीसरे एडिटोरियल की तरफ।
ये है डी नोटिफाइड ट्राइब्स के रिगार्डिंग, और इसको आप जनरल स्टडीज पेपर 1 के इस कंपोनेंट के साथ रिलेट कर सकते हो। देखो पहले तो ये समझो कि डी नोटिफाइड ट्राइब आखिर होते क्या हैं। दरअसल में ना ये जो क्लासिफिकेशन है, ये ब्रिटिशर्स के टाइम की है। ब्रिटिशर्स ने ना, उन्होंने एक चीज नोटिस करी कि कुछ ऐसे लोग थे जो बहुत ज्यादा क्रिमिनल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते थे। ठीक है ना। तो उनको क्या कर दिया गया, एक तरह से ना क्लासीफाई उनको ऐसे कर दिया गया कि आप एक अलग ट्राइबल हो। ठीक है, तो वहां पे उनके क्या बोल दिया गया, उनको एक एक्ट के अंदर, दैट इज क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, वहां पर उनको बताया गया कि आप तो बचपन से ही क्रिमिनल पैदा हो रहे हो। ठीक है ना, तो एक तरह से काफी खराब क्लासिफिकेशन हमें यहाँ पे देखने को मिली थी। और ऐसा नहीं था कि ये कोई होमोजेनियस ग्रुप थे, मतलब सबके सिमिलर जैसे थे, नहीं। यहाँ पर अलग अलग हेट्रोजेनियस हमें एक्यूपेशंस देखने को मिलते हैं। कई बार वो ट्रांसपोर्ट हो सकता है, सॉल्ट ट्रेडिंग, स्नेक चार्मर्स, कुछ भी अलग अलग ऑक्यूपेशंस में हो सकते थे। इंडिपेंडेंस के बाद ये जो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट था, इसको रिप्लेस किया गया किसके साथ, हैबिचुअल ऑफेंडर्स के अंदर। ठीक है, एक्ट को हमने चेंज कर दिया। अब यहाँ पर देखो, लोग हमने देखा ना कितने ज्यादा हेट्रोजेनस थे, अलग अलग वैरायटीज को बिलोंग करते थे। तो इसमें से कुछ लोग हम एससीज के अंदर आ गए, शेड्यूल कास्ट के अंदर, कुछ शेड्यूल ट्राइब्स के अंदर आए, कुछ ओबीसीज के अंदर आए। तो इस तरह से क्योंकि डाइवर्स बैकग्राउंड के थे, तो उनको अलग अलग पर्टिकुलर ट्राइब्स कास्ट के अंदर हमें डाला गया। अगर बात करें रेन के कमीशन की, ठीक है, इंपॉर्टेंट कमीशन बना, तो यहां पर इन्होंने बताया कि नियरली 15 करोड़ इंडियंस हमें इस तरह से नोमैडिक या सेमी नोमैडिक ट्राइब्स इनके अंदर देखने को मिल जाएंगे। और विमुक्त जाति दिवस एक 31 अगस्त का जो दिन है, वो इनके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है डी नोटिफाइड ट्राइब्स के द्वारा। अब इनके रिगार्डिंग ना मेजर हमें क्या जानना है, मेजर जानना है कि ये क्या इश्यूज क्या फेस करते हैं आखिर डी नोटिफाइड ट्राइब्स। तो पहला इशू है इनकी आइडेंटिटी का कॉरस्पॉन्डिंग। देखो, कुछ तो हो गए शेड्यूल कास्ट के अंदर, कुछ हो गए शेड्यूल ट्राइब्स के अंदर, कुछ हो गए ओबीसी के अंदर। तो ये कोई ना यूनिफॉर्म क्लासिफिकेशन नहीं है। समझ नहीं आ रहा कि हम किस क्लासिफिकेशन के अंदर डालें। कोई अलग से इनको ना हमने सेपरेट कैटेगरी के अंदर नहीं डाला हुआ। इनके अंदर तो कुछ क्लासिफाई कर दिए, पर बहुत सारे ऐसे भी है जो किसी के अंदर भी क्लासिफाई नहीं हो पाए। तो हमारी ना, अगर हमारी यूनिफॉर्मिटी ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि कौन सा किसके अंदर लाई कर रहा है, तो उनके रिगार्डिंग पॉलिसीज बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरी चीज है आइसोलेशन के कॉरस्पॉन्डिंग। देखो, अब यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने इनको बोला कि आप तो बचपन से क्रिमिनल हो। तो क्या करा, इनको बोल दिया कि आप अलग से जाकर रहो, हमारे साथ मत रहो, अलग से जाकर रहो। तो वहां से ही क्या होने लग गया, एक तरह से वो आइसोलेट होने लग गए बाकी लोगों से, अलग जगह पे रहने लग गए। ठीक है ना। एंड साथ ही साथ इनके पास अलग अलग जो राइट्स होते हैं दूसरे लोगों के पास, वो इनके पास राइट्स नहीं थे। जैसे राइट टू लाइवलीहुड इनको नहीं मिला। तो इस तरह के इश्यूज हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही इकोनॉमिकली वल्नरेबल है, कोई लैंड नहीं है इनके पास। ठीक है, जैसे राइट टू लाइवलीहुड नहीं था, उसी तरह से कोई लैंड भी नहीं है इनके पास। गवर्नमेंट के पास डेटा की कमी है। ठीक है ना। अभी देखा तो सही कि किस तरह से कोई यूनिफॉर्म क्लासिफिकेशन नहीं है, हमें पता ही नहीं कौन एससी है, कौन एसटी है, कौन ओबीसी है, और कौन किसी के अंदर भी नहीं आया। तो जब डेटा ही नहीं है हमारे पास, तो डेटा के बेसिस पे ही तो पॉलिसी बननी है ना। जब डेटा ही नहीं होगा तो कैसे हम इनको पॉलिसी बना पाएंगे और इनकी सिचुएशन को कैसे बेहतर करेंगे, काफी मुश्किल है। और एक चीज आप और रियलाइज करो, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की ना कहीं बेनिफिट तब होता है जब उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन अच्छा होता है। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपका कोई पर्टिकुलर पर्सन है, वो आपके पर्टिकुलर इंटरेस्ट को तभी कर पाएगा ना जब आपके रिगार्डिंग कोई ना कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन वहां पे होगा। अब ये जो डी नोटिफाइड ट्राइब के लोग हैं, इनका कोई ऑब्वियसली लोकसभा में तो बैठा नहीं, या फिर कोई एमएलए तो है नहीं इनका। तो इनकी आवाज वहां तक कैसे पहुंचेगी, इनके रिगार्डिंग पॉलिसीज कैसे बन पाएंगी, नहीं बन पाएंगी। ठीक है ना, इनके यहाँ पे लीडरशिप की कमी है, और उससे वजह से होता क्या है, कोई भी इसके रिगार्डिंग कोई पॉलिसीज नहीं बन पाती। उसके साथ ही साथ कुछ सोशल इश्यूज भी फेस करने पड़ते हैं, जैसे कि स्कूल नहीं है, अच्छी एजुकेशन नहीं है, अच्छी हॉस्टल नहीं है, अच्छी हेल्थ केयर नहीं है। तो ये सारे इश्यूज भी यहाँ पे इनको फेस करने ही पड़ते हैं। बट गवर्नमेंट ने भी ना कुछ एफर्ट्स लिए हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना अभी रेन के कमीशन के बारे में। तो ये कमीशन गवर्नमेंट ने ही एस्टेब्लिश किया गया है कि किस तरह से हमें ये देखें कि कौन कौन से डी नोटिफाइड ट्राइब्स हैं, कौन से नोमैडिक ट्राइब्स हैं, कौन से सेमी नोमैडिक ट्राइब्स हैं। एक तरह के इनकी पूरी एक लिस्ट बनाई जाए, उसके लिए एक कमीशन बनाया गया था, दैट इज नेशनल कमीशन फॉर डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स। उसके अलावा स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करी जाती हैं, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक। साथ ही साथ हॉस्टल्स की क्रिएशन करी गई है यहाँ पे, बॉयज के लिए, गर्ल्स के लिए, जो इस पर्टिकुलर कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। उसके साथ ही साथ इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए यहाँ पे अलग अलग फैसिलिटीज हैं, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए हो गया, या फिर जो स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनको फ्री में कोचिंग दी जाती है ताकि ये पर्टिकुलर कम्युनिटीज आगे आ पाए। ठीक है। अलग से एक वेलफेयर बोर्ड भी एस्टेब्लिश किया गया है जो कि इनके रिगार्डिंग इश्यूज को देखता है। इसके साथ ही साथ राइटर ये भी बात कर रहे हैं कि कुछ और भी हमें स्टेप्स लेने की जरूरत है। पहला हो सकता है रिजर्वेशन। देखो, मैंने अभी आपको क्या बताया था
कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होनी बहुत जरूरी है, तभी क्या होगा, इनकी पॉलिसीज लोकसभा के अंदर या फिर जो स्टेट असेंबलीज है उनके अंदर रखी जा सकती हैं। तो रिजर्वेशन एक तरीका हो सकता है। आप जानते हो आर्टिकल 330 और आर्टिकल 332, इसके अंदर क्या होता है, सीट्स रिजर्व्स हैं, ठीक है ना, कॉरस्पॉन्डिंग लोकसभा के अंदर और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर, ठीक है। तो अगर इनके लिए भी हम यहाँ पे सीट रिजर्व कर दें तो ये क्या होगा, ये लोग वहां तक पहुंच पाएंगे, अपनी आवाज को उठा पाएंगे और इनकी जो पॉलिटिकल वॉइस है वो रेज हो पाएगी। उसके साथ ही साथ जैसे SC ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट है, अगर ये चीज हम एक्सटेंड कर दें डी नोटिफाइड ट्राइब्स के कॉरस्पॉन्डिंग भी, तो इनके रिगार्डिंग जो डिस्क्रिमिनेशन होता है या फिर जो वायलेंस का इनको सामना करना पड़ता है, तो ये इश्यूज को सॉल्व किया जा सकता है, बिल्कुल। उसके साथ ही साथ अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको हम एंगेज करें, एक तरह की प्रॉपर लिस्ट बनाई जाए, देखा जाए कि कौन कहाँ पे है, डी नोटिफाइड ट्राइब्स के अंदर हर स्टेट के अंदर कौन कौन सी ट्राइब है जो इनके अंदर आती हैं। तो अगर इस तरह के काम किए जाएंगे तो डेटा आएगा और डेटा के बेसिस पे क्या बनेगा, पॉलिसीज बनेगी, ठीक है ना। कास्ट सर्टिफिकेट इनको इशू किए जा सकते हैं, उसी के बेसिस के ऊपर इनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। एंड लास्टली एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, इसके रिगार्डिंग देखो हमने बहुत सारे काम किए भी हैं, पर अभी भी अगर हम थोड़े और अवेयरनेस प्रोग्राम्स इस पर्टिकुलर सेक्टर में रेस करें तो ये जो एजुकेशन, हेल्थ या बाकी स्किल्स वगैरह हैं इनको प्रोवाइड किए जा सकते हैं, इनकी कंडीशन को और इंप्रूव किया जा सकता है। एंड डेफिनेटली ये जो कम्युनिटीज थोड़ी पीछे रह गई हैं इनको हम आगे लेकर आ सकते हैं, ठीक है। तो ये था तीसरा एडिटोरियल। आई होप आज के लेक्चर से आपको तीनों के तीनों एडिटोरियल अच्छे से समझ आए होंगे। आप भी इस तरह से अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।